नमस्कार, मैं पृथ्वी शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों के साथ में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए बताया है कि नए ऐप को लॉन्च किया गया जिसमें भवन अनुज्ञा के लिए जितनी परेशानियां हो करती थी वो अब नहीं होंगी, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया अब ऑनलाइन कर दी जा रही है। वहीं उन्होंने सावित्रीबाई फुले के जयंती अवसर पर भी कई कार्यक्रमों में जाने की बात कही। आपको बता दें कि सावित्रीबाई फुले के जयंती पर कई कार्यक्रम राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में जाने से पहले मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा की है। सावित्रीबाई फुले की आज जयंती और गंडई में एक बड़ा आयोजन, और दूसरा सिलघट बेमेतरा जिला में गायत्री परिवार का बड़ा कार्यक्रम, और आज पहली बार ग्रीन काउंसिल की बैठक हुई। संभवतः पूरे देश में ये पहली ग्रीन काउंसिल के गठन और उसके बाद बैठक, और उसमें बहुत सारे निर्णय हम लोगों ने लिया कि किस प्रकार से ग्रीन काउंसिल का कार्य होगा और उसके लोगों को किस प्रकार से लाभ होगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण फैसला आज नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा, जिसमें 500 वर्ग मीटर मतलब 5382 वर्ग फीट के जो खुद की बिल्डिंग जो बनाना चाहते हैं और भवन अनुज्ञा के लिए उसे अनेक दफ्तरों में उसको चक्कर लगाना पड़ता था। पहली बात तो है जो वास्तुविद है उससे फाइल तैयार करना, फिर कंप्यूटर में अपलोड करना, फिर सब इंजीनियर के बाद फिर असिस्टेंट इंजीनियर, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके बाद जोन अधिकारी, और उसके बाद फिर भवन अनुज्ञा मिलता था। तो इसके महीनों चक्कर लगाने पड़ते थे। तो इसके लिए अब सीधा सारे दस्तावेज हैं, आप वास्तुविद से आप दस्तावेज तैयार करा लीजिए, कंप्यूटर में अपलोड कर लीजिए, सारी प्रक्रिया यदि सही है तो आपको 1 रुपये में आपको भवन अनुज्ञा मिल जाएगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक राजीव भवन में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल हुए। बताया जाता है कि इसमें आने वाले दिनों में रणनीति तैयार कर रही है कांग्रेस के, किस तरीके से जो आने वाले वर्ष है उसमें किस तरीके से काम करना है। और अभी जो मौजूदा वक्त आ रहा है स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कोरोना फैलने के लिए भी ये समय अनुकूल बताया जा रहा है, और जिस हिसाब से कोरोना फैल रहा है उसको लेकर के क्या तैयारियां होना चाहिए, ऐसे ही तमाम विषयों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ संगठनात्मक विषयों पर भी इसमें चर्चा की जा रही है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा अनेक जिलों से आए हुए जिला प्रभारी भी शामिल हुए हैं। इधर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। दावते इस्लामी को 10,000 हेक्टेयर जमीन देने के मामले को लेकर के उनका कहना है कि ये पाकिस्तान की संस्था है जिसे राजधानी रायपुर में जमीन दी जा रही है, वो भी बहुत से सस्ते दर पर। इस बात को लेकर के उन्होंने पुरजोर विरोध जाहिर किया है और सरकार ने इसके आवंटन को रद्द कर दिया है। छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की बात करने वाले लोग छत्तीसगढ़ में लगभग 5,000 से ज्यादा ऐसे आवेदन हैं जो सामाजिक संस्थाओं ने अपने सामुदायिक भवन के लिए जमीनें मांगी हैं। तो उनको कहा गया है कि सामुदायिक भवन के लिए 7,500 फुट से ज्यादा जमीन नहीं दी जा सकती। और एक पाकिस्तानी संस्था जिसका रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में है, ऐसी संस्था को 25 एकड़ जमीन, 10 हेक्टेयर जमीन, 10 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन, और उनके आवेदन में लिखा तो सामुदायिक भवन बनाने के लिए चाहिए। सामुदायिक भवन का 10 लाख स्क्वायर फीट का बनेगा। आज तक किसी संस्था को सामुदायिक भवन बनाने के लिए 10 लाख स्क्वायर फीट जमीन छत्तीसगढ़ में कहीं पर प्रदान की गई है। मेरे पास उनके आवेदन की कॉपी भी उपलब्ध है। वहीं कालीचरण पर चर्चा करते हुए बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि कवर्धा में जिस प्रकार से भगवा ध्वज को अपमान किया गया था, उन आरोपियों के विरुद्ध तो राजद्रोह का मामला दर्ज नहीं किया गया था, और संतों पर जिस हिसाब से कार्यवाही की गई है उस पर सवाल खड़े होते हैं। धर्म के वीरता के और शौर्यता के प्रति भगवे झंडे को अपने पैरों से रौंदा, उनके विरुद्ध में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया?
इधर स्कूल सफाई कर्मचारी संघ ने एक अनूठे ढंग से आज प्रदर्शन किया है। उन्होंने धरना प्रदर्शन स्थल पर मुंडन किया है और राज्य सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। हम आपको बता दें कि 18 दिसंबर से ये पदयात्रा करते हुए राजधानी रायपुर पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने प्रदेश सरकार से अपनी मांगे अलग अलग तरीकों से रखने की कोशिश की है, लेकिन प्रदेश सरकार ने अब तक इनकी बातें नहीं सुनी हैं। सरकार गठन से पूर्व कांग्रेस के द्वारा दावा किया गया था, साथ ही साथ घोषणा पत्र में भी लिखा गया था कि जैसे ही इनकी सरकार बनेगी 10 दिनों के भीतर इन्हें न्याय दिया जाएगा, लेकिन अब तक इन्हें न्याय नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ अब इनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि ये ठंड में और भारी बरसात से आए हुए इन प्रदर्शनकारियों से सरकार ने अब तक चर्चा तक नहीं की है? क्या ये प्रदर्शनकारी इसी तरीके से लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे? आज मुंडन संस्कार के बाद में प्रदर्शनकारियों ने बताया है कि 8 तारीख को ये जेल भरो आंदोलन करेंगे और पुलिस के कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को भी यहाँ देखा जा रहा है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए राज्य सरकार से फिर से गुहार लगाई है कि उनकी मांगों के प्रति संवेदनापूर्वक विचार किया जाए। वे अंशकालीन है और उन्हें पूर्णकालिक किया जाए। हम एक सूत्री मांग अंशकालिक से पूर्णकालिक कलेक्टर दर को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 18 दिसंबर से हमारा दांडी पथ यात्रा सुकमा के झीरम घाटी से प्रारंभ हुआ और 29 दिसंबर 2021 को हम बूढ़तलाब धरना स्थल पहुँचे और मुख्यमंत्री निवास का घेराव किए। हम शासन प्रशासन से एक ही मांग कर रहे हैं कि चुनाव 2018 घोषणा पत्र में उनके मुखिया टी.एस. सिंहदेव जी ने हमसे वादा किया था और हमको लिखित में पत्र प्रदान किया था कि आपकी जायज़ मांगों को हम अंशकालिक से पूर्णकालिक नियमितीकरण करेंगे। बार बार हमने उनको अवगत कराया, परंतु हमारी मांगों को संज्ञान में नहीं लिया। तो हम अनिश्चितकालिक हड़ताल पर उतरे हैं और आज मुंडन कार्यक्रम के द्वारा उनकी वादा को याद दिलाने के लिए विरोध स्वरूप हमारे स्कूल सफाई कर्मचारी मुंडन कर रहे हैं और उनको याद दिला रहे हैं कि हम तो अभी केवल मुंडन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारी मांगों को पूरे नहीं किए तो जो आगे चुनाव होगा उसमें हमको जिस प्रकार हम मुंडन हो रहे हैं, आप समस्त कांग्रेस के विधायकों को मुंडन कर देंगे। CTV7 के लिए रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना के मरीज एकाएक बढ़ने लगे हैं और राजधानी रायपुर में सबसे ज़्यादा मरीज मिलने की बात सामने आ रही है। वहीं इन तमाम मामलों को लेकर के मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि इस पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री भी इसके गिरफ्त में आ चुके हैं, इसलिए सरकार इस पर नज़र बनाए हुए हैं और इस पर नियंत्रण लगाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन सबसे अंतिम में लिया गया फैसला होगा। नज़र रखे हुए हैं, अभी वो स्थिति नहीं आई है। हम लोग लॉकडाउन वो अंतिम हमारा ये निर्णय होगा जिसमें लॉकडाउन करना पड़े। अभी तो लगातार नज़र रखे हुए हैं और कोशिश ये होगी, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, उसमें चेकिंग बढ़ाने की बात है, टेस्टिंग बढ़ाने की बात है, ये सब करें और उसमें जो होम आइसोलेशन है, क्वारंटाइन है, ये सब करें। और उसके बाद भी यदि बढ़ रहा हो तो फिर वो आखिरी स्टेज है जब हम लोग लॉकडाउन की तरफ। कांग्रेस कमेटी के खेलकूद प्रकोष्ठ की ओर से क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रदेश स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता है। झीरम घाटी के शहीदों की स्मृति में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता 9 तारीख से प्रारंभ हो रही है, जिसको लेकर के व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसके मैच रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें कुल 28 टीमें हिस्सा लेंगी। प्रदेश के खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए कांग्रेस का यह प्रकोष्ठ काम करता है और अब तक 4000 से ज़्यादा खिलाड़ियों को ये ढूंढकर सामने ला रहा है। उनका कहना है कि प्रदेश में खेल प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस अवसर उन्हें मिलना चाहिए तो वो भी राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। पत्रकार वार्ता में उन्होंने मीडिया से चर्चा की है और इस आयोजन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी खेलकूद प्रकोष्ठ के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और मोहन मरकाम जी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को, जो अभावग्रसित खिलाड़ी हैं जिन्हें अवसर नहीं मिल पाता है, ऐसे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ T20 कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 9 जनवरी से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर में, भिलाई सेक्टर 1 क्रिकेट स्टेडियम में और बिलासपुर के रघुराज स्टेडियम में एक साथ कराई जाएगी। इसका समापन 23 जनवरी को
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर में दिन रात के मुकाबले में कराया जाएगा। प्रदेश भर से लगभग 256 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जो प्रदेश की 8 टीमों में, जो छत्तीसगढ़ के 8 टीम हैं, रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव, बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, इस तरह की सभी 8 टीमों में ये खिलाड़ी खेलेंगे। और कोविड संबंधित सभी गाइडलाइन का हम पालन कर रहे हैं। सभी खिलाड़ी जो बायो बबल जोन में ही टूर्नामेंट में भाग लेंगे। अब 18 साल तक के युवाओं को भी वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया है। दाने स्कूल में ये शिविर लगाया गया है। यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी भी उपस्थित थे, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहाँ पर उपस्थित है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 1 तारीख से फैसला लिया था कि युद्ध स्तर पर ये टीके लगाए जाएंगे, जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ में अब वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। इस टीकाकरण में पालकों की लिखित स्वीकृति अनिवार्य है। टीका लगा रहे युवकों से जब CTV7 की टीम ने चर्चा की तो उनमें एक अलग ही उत्साह नजर आया। वैक्सीन लगा के आज हमें लग रहा है कि अच्छा लग हुआ है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, सब चीज़ के लिए अच्छा है। हम इससे पेपर भी दे पाएंगे। हमें इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी वैसे पता होने चाहिए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबको वैक्सीन लगा, मुझे भी लगा और लोग को भी लगा, अच्छा लग रहा है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने भी CTV7 से चर्चा की है और बताया कि टीकाकरण का ये शिविर प्रत्येक स्कूलों में लगाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन आज से प्रारंभ हो गया है और रायपुर ज़िले के करीब 1.5 लाख से अधिक बच्चों को वैक्सीनेशन कराना है। लगभग जितने भी जो हायर सेकेंडरी स्कूल है और हाई स्कूल है वहाँ के बच्चों को ये लगवाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने यहाँ पर अपना शिविर लगाया हुआ है और बच्चों की संख्या को देखते हुए यहाँ पर 5 कमरे में वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर अभी कुल 1400 छात्राएं हैं जिनको वैक्सीनेशन होना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 250 छात्राओं ने अभी तक वैक्सीनेशन करा लिया है। कुल करीब 55 सेंटर बनाए गए हैं रायपुर जिले में। ब्यूरो रिपोर्ट CTV7 रायपुर। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दी अनुमति। नमस्कार।